वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर गहराई से बात करने वाले हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और इसमें भी हम खास तौर पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन को समझेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये रिएक्ट एप्लीकेशंस में कंपोनेंट्स के बीच डेटा शेयर करने का एक तरीका है, खासकर जब हमें प्रॉप्स को मैन्युअली हर लेवल पर नीचे पास करने से बचना हो। सही कहा। और देखिए, हमारी आज की जो ये चर्चा है, इसका आधार रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ही है। तो हम कोशिश करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन की जो थोड़ी टेक्निकल भाषा है, उसे आसान बातचीत में बदल सकें। हाँ, वही हमारा लक्ष्य है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझना, ये क्या है, कैसे काम करता है, अच्छा इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे जुड़ी कुछ आम उलझने या सवाल क्या हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। रिएक्ट में डेटा का फ्लो आमतौर पर यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट तक प्रॉप्स के जरिए। हाँ, और छोटे एप्लीकेशंस में ये बढ़िया काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जैसे एप्लीकेशन बड़ा होता है, कंपोनेंट ट्री गहरा होता जाता है। बिल्कुल। और तब ऐसी सिचुएशन आती है जब टॉप लेवल कंपोनेंट का कोई डेटा, मान लीजिए ट्री में बहुत नीचे वाले किसी कंपोनेंट को चाहिए। हाँ, अब इस डेटा को प्रॉप्स के जरिए भेजना, इसका मतलब है उसे बीच के हर इंटरमीडिएट कंपोनेंट से पास करना पड़ेगा। भले ही उन बीच वाले कंपोनेंट्स को उस डेटा की कोई जरूरत ही ना हो। एग्जैक्टली। और इसी प्रैक्टिस को प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं। ये ना सिर्फ थकाने वाला काम है, कोड लिखना रेपिटेटिव हो जाता है, बल्कि कोड को मैनेज करना भी मुश्किल बना देता है। हाँ, कंपोनेंट्स बेवजह उन प्रॉप्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती। यहीं पर रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक समाधान बनकर आता है। हाँ, ये हमें डेटा को कंपोनेंट ट्री में नीचे भेजने का एक तरीका देता है, बिना हर लेवल पर मैन्युअली प्रॉप्स पास किए। और इसकी शुरुआत होती है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन से। अच्छा, ये फंक्शन हमें एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाकर देता है। ओके, तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया। पर ये ऑब्जेक्ट अपने आप में करता क्या है? क्या ये डेटा को होल्ड करता है? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। ये कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट खुद कोई इंफॉर्मेशन होल्ड नहीं करता। अच्छा, हाँ, ये बस एक तरह का आइडेंटिफायर है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट्स पढ़ेंगे या प्रोवाइड करेंगे। आप इसे डेटा के लिए एक चैनल या कह सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन मैकेनिज्म की तरह सोच सकते हैं। मतलब एक पहचान है, डेटा का कंटेनर नहीं। बिल्कुल। कंपोनेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और प्रोवाइडर इस चैनल पर डेटा पब्लिश करता है। समझ गए। तो फिर कॉन्टेक्स्ट बनाते कैसे हैं? इसे बनाने के लिए हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। आमतौर पर किसी कंपोनेंट डेफिनेशन के बाहर टॉप लेवल पर ही कर लेते हैं। ठीक है। और सबसे जरूरी बात, इसे कॉल करते समय हमें एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती है। डिफॉल्ट वैल्यू? हाँ, जैसे मान लीजिए हम एप्लीकेशन थीम जैसे लाइट या डार्क मैनेज करने के लिए कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लाइट। यहाँ लाइट हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है। ओके, और ये डिफॉल्ट वैल्यू का क्या रोल है? ये समझना बहुत जरूरी है। ये डिफॉल्ट वैल्यू तब काम आती है जब कोई कंपोनेंट इस थीम कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कंपोनेंट ट्री में ऊपर कहीं भी थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर मौजूद नहीं है जो वैल्यू सप्लाई कर रहा हो। अच्छा, ऐसी स्थिति में कंपोनेंट को ये डिफॉल्ट वैल्यू यानी लाइट मिल जाएगी। तो मतलब ये एक फॉलबैक मैकेनिज्म है। अगर कोई प्रोवाइडर नहीं मिला तो ये डिफॉल्ट वैल्यू यूज होगी। हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये डिफॉल्ट वैल्यू स्टैटिक होती है। स्टैटिक मतलब ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लाइट में डिफाइन होने के बाद बदलती नहीं है। ये रन टाइम पे डायनेमिक डेटा के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक लास्ट रिजॉर्ट फॉल बैक है। डॉक्यूमेंटेशन ये भी सजेस्ट करता है कि अगर कोई मीनिंगफुल डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है तो नल स्पेसिफाई करना बेटर प्रैक्टिस हो सकती है। क्यों? ताकि ये साफ रहे कि प्रोवाइडर मिला या नहीं। नल देखकर आप समझ सकते हैं कि प्रोवाइडर शायद मिसिंग है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया, डिफॉल्ट वैल्यू भी समझ ली, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई की असली ताकत तो डायनामिक डेटा शेयर करने में है ना, जो एप्लीकेशन की स्टेट के हिसाब से बदल सके। हाँ, तो ये डायनामिक डेटा कैसे प्रोवाइड किया जाता है? यही प्रोवाइडर का रोल आता है। सही कहा ना? बिल्कुल सही। कॉन्टेक्स्ट की असली शक्ति डायनामिक वैल्यूज प्रोवाइड करने में ही है। इसके लिए क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से मिले कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रोवाइडर कंपोनेंट जुड़ा होता है। अच्छा, रिएक्ट के नए वर्जन्स जैसे रिएक्ट 19 और उसके बाद में सिंटैक्स को और सिंपल कर दिया गया है।
आप सीधे कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को ही एक कंपोनेंट की तरह इस्तेमाल करके वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे थीम कॉन्टेक्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू सम डायनामिक वैल्यू थीम कॉन्टेक्स्ट। ओह, ये तो काफी क्लीन है। और पुराने वर्जन्स में, क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स अभी भी पुराने वर्जन्स पर चल रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, पुराने रिएक्ट वर्जन्स में आपको प्रोवाइडर को एक्सप्लिसिटली एक्सेस करना होता था। थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू इक्वल्स टू सम डायनामिक वैल्यू थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। फंक्शनैलिटी बिल्कुल वही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। जानना जरूरी है, खासकर लेगेसी कोड बेसिस पर काम करते समय। हाँ, तो हम अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स के ग्रुप को या कभी-कभी पूरे एप्लीकेशन को ही इस प्रोवाइडर कंपोनेंट से रैप कर देते हैं। और जो डायनामिक डेटा हमें शेयर करना है, जैसे यूजर का थीम प्रेफरेंस जो स्टेट में मैनेज हो रहा है, उसे प्रोवाइडर के वैल्यू प्रॉप में पास करते हैं। उदाहरण के लिए थीम कॉन्टेक्स्ट वैल्यू इक्वल टू करंट थीम ऐप लेआउट थीम कॉन्टेक्स्ट। यहाँ करंट थीम एक स्टेट वेरिएबल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और यही कॉन्टेक्स्ट का जादू काम करता है। जब भी प्रोवाइडर के वैल्यू प्रॉप में दी गई वैल्यू बदलती है, जैसे यूजर ने थीम लाइट से डार्क में स्विच की और करंट थीम स्टेट अपडेट हुआ, हाँ, तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली उन सभी डेसेंडेंट कंपोनेंट्स को रीरेंडर करता है जो इस स्पेसिफिक थीम कॉन्टेक्स्ट को कंज्यूम कर रहे होते हैं। अच्छा, सभी को? हाँ, जो उसे कंज्यूम कर रहे हैं, और ये रीरेंडर होता है चाहे वो कंपोनेंट्स प्रोवाइडर से कितने भी लेवल्स नीचे क्यों ना हो। वाह, ये तो प्रॉप ड्रिलिंग से बचाता ही है, साथ में स्टेट अपडेट होने पर रेलेवेंट कंपोनेंट्स को अपडेट भी रखता है। बहुत बढ़िया जी। अब हमने कंटेक्स्ट बना लिया, प्रोवाइडर से डायनामिक वैल्यू भी पास कर दी। हाँ। अगला सवाल, नीचे वाले कंपोनेंट्स इस वैल्यू को एक्सेस या रीड कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे आम और रेकमेंडेड तरीका है यूज कंटेक्स्ट हुक। यूज कंटेक्स्ट हुक। हाँ, ये फंक्शनल कंपोनेंट्स में कॉन्टेक्स्ट को कंज्यूम करने का स्टैंडर्ड तरीका बन गया है। कंपोनेंट के अंदर हम यूज कंटेक्स्ट हुक को कॉल करते हैं और उसे आर्ग्यूमेंट के तौर पर वो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसे हम पढ़ना चाहते हैं, जैसे कॉन्स्ट करंट थीम इज इक्वल टू यूज कंटेक्स्ट थीम कंटेक्स्ट। ठीक है। और ये यूज कंटेक्स्ट हुक करता क्या है? ये अपने कंपोनेंट से शुरू होकर कंपोनेंट ट्री में ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर की तरफ? हाँ, हायरार्की में ऊपर। ये उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट जैसे थीम कंटेक्स्ट के लिए सबसे नजदीकी यानी इनर मोस्ट प्रोवाइडर ढूंढता है। जब उसे प्रोवाइडर मिल जाता है तो ये उस प्रोवाइडर के वैल्यू प्रॉप की करंट वैल्यू रिटर्न करता है। और अगर कोई प्रोवाइडर नहीं मिलता तो मान लीजिए हमने प्रोवाइडर लगाना भूल गए। अगर कॉन्टेक्स्ट यूज को ट्री में ऊपर कोई मैचिंग प्रोवाइडर नहीं मिलता, तब वो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में दी गई डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। अच्छा, तो फॉल बैक वैल्यू यहाँ काम आएगी। जी, इसीलिए डिफॉल्ट वैल्यू का होना महत्वपूर्ण है, भले ही वो नल क्यों ना हो। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना बहुत ही सीधा और सरल बना देता है। क्या यूज कॉन्टेक्स्ट के अलावा भी कोई तरीका है कॉन्टेक्स्ट पढ़ने का, शायद पुराने कोड में देखने को मिले? हाँ, हुक्स आने से पहले कॉन्टेक्स्ट कंज्यूम करने का एक और तरीका था। उसे सम कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर कंपोनेंट कहते हैं। कंज्यूमर कंपोनेंट? जी, ये अभी भी काम करता है और आपको लेगेसी कोड में दिख सकता है, लेकिन नए फंक्शनल कंपोनेंट्स में यूज कॉन्टेक्स्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए। वो ज्यादा क्लीन और रीडेबल है। ये सम कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर मुख्य रूप से क्लास कंपोनेंट्स के लिए जरूरी था, जहां हुक्स इस्तेमाल नहीं हो सकते थे। अच्छा, तो ये कंज्यूमर कंपोनेंट कैसे काम करता था? सम कॉन्टेक्स्ट कंज्यूमर एक पैटर्न इस्तेमाल करता है जिसे फंक्शन एज अ चाइल्ड या रेंडर प्रॉप पैटर्न कहते हैं। रेंडर प्रॉप? हाँ, इसमें आप कंज्यूमर कंपोनेंट के चिल्ड्रन के तौर पर एक फंक्शन पास करते हैं। रिएक्ट इस फंक्शन को कॉल करता है और आर्ग्यूमेंट के रूप में करंट कॉन्टेक्स्ट वैल्यू देता है। फिर यह फंक्शन उस वैल्यू का इस्तेमाल करके जरूरी JSX रिटर्न करता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है यूज कॉन्टेक्स्ट के मुकाबले। हाँ, थोड़ा वर्बोज है। उदाहरण के लिए JSX थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर थीम वैल्यू इक्वल्स टू बटन क्लास नेम इक्वल्स टू बटन डैश थीम वैल्यू क्लिक मी 2D बटन थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर। अच्छा, फंक्शन को वैल्यू मिली और उसने उसे यूज कर लिया। हाँ, यहाँ फंक्शन को थीम वैल्यू मिलती है और वो उस वैल्यू के आधार पर बटन की क्लास तय करता है। जैसा मैंने कहा, इसे जानना अच्छा है, पर नए प्रोजेक्ट्स में यूज कॉन्टेक्स्ट ही बेहतर विकल्प है। समझ गई। अब इन सब पीसेस को एक साथ रखकर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मेन ऐप कंपोनेंट है। ठीक है। इस कंपोनेंट में हम एप्लीकेशन की थीम
जैसे लाइट या डार्क मैनेज कर रहे हैं और साथ ही करंटली लॉग्ड इन यूजर का डेटा भी मैनेज कर रहे हैं। ओके, तो इस सिनेरियो में हम दो अलग-अलग कंसर्न्स देख सकते हैं, थीम और ऑथेंटिकेशन। हाँ, इसके लिए हम दो अलग कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, शायद सीम कॉन्टेक्स्ट और ऑस कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके दोनों के लिए अपनी मुनासिब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ। बिल्कुल। और फिर ऐप कंपोनेंट के अंदर हम रिएक्ट के यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करके थीम और करंट यूजर के लिए स्टेट मैनेज कर सकते हैं। जी, फिर इन स्टेट वैल्यूज को हम अपने संबंधित कॉन्टेक्स्ट के प्रोवाइडर्स के वैल्यू प्रॉप में पास करेंगे। ये कुछ ऐसा दिख सकता है ना? jsx.app.js imports.function_app equals to const themes set theme use state light const current user set current user equals to use state null logic to change theme and user return theme context value बराबर theme auth context value बराबर current user पेज लेआउट अदर कंपोनेंट्स ऑथ कॉन्टेक्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट। हाँ, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। अब इस सेटअप का फायदा ये है कि पेज लेआउट कंपोनेंट के अंदर या उसके भी अंदर नेस्टेड कोई भी कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए एक यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट, हाँ, या एक सेटिंग्स बटन कंपोनेंट, वो सीधे जरूरी कॉन्टेक्स्ट को कंज्यूम कर सकता है। जैसे यूजर प्रोफाइल को शायद सिर्फ ऑथ कॉन्टेक्स्ट की जरूरत हो तो वो कॉन्स्ट यूजर क्वेरी यूज कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट करके यूजर डेटा एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल। और सेटिंग्स बटन को शायद सिर्फ थीम की जरूरत हो तो वो कॉन्टेक्स्ट थीम इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट थीम डॉट कॉन्टेक्स्ट करके थीम एक्सेस कर सकता है। उन्हें ऐप कंपोनेंट से प्रॉप्स के रूप में ये डेटा रिसीव करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉप ड्रिलिंग को पूरी तरह खत्म कर देता है। हाँ, और कंपोनेंट्स को डीकपल करता है, मतलब कंपोनेंट्स एक दूसरे पर कम निर्भर होते हैं। ये डीकपलिंग वाकई महत्वपूर्ण है, खासकर जब एप्लीकेशन स्केल करता है। कंपोनेंट ज्यादा रीयूजेबल बन जाते हैं। सही कहा। अब जैसे जैसे एप्लीकेशन बड़ा होता है, कॉन्टेक्स्ट भी बढ़ सकते हैं, तो उन्हें मैनेज करना भी जरूरी हो जाता होगा। क्या इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई रेकमेंडेड प्रैक्टिस है? हाँ, ये एक बहुत ही आम और अच्छी प्रैक्टिस है कि कॉन्टेक्स्ट को उनकी अपनी अलग फाइल्स में डिफाइन किया जाए। अलग फाइल्स में? जी, आप एक सिंगल फाइल बना सकते हैं, जैसे context.js, जिसमें सारे कॉन्टेक्स्ट हों, या फिर हर कॉन्टेक्स्ट के लिए अलग फाइल बना सकते हैं, जैसे theme.context.js, auth.context.js। फिर आप इन कॉन्टेक्स्ट को वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो एक सेंट्रल जगह हो गई कॉन्टेक्स्ट के लिए, जैसे context.js कुछ ऐसी दिख सकती है। जावास्क्रिप्ट contexts.js import create context from React export const theme context is equal to create context light export const auth context is equal to create context null। बिल्कुल। और फिर जिस भी कंपोनेंट को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, जैसे app.js, या कंज्यूम करना है, जैसे यूजर प्रोफाइल या सेटिंग्स बटन, हाँ, वो उसे आसानी से इंपोर्ट कर सकता है। इंपोर्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम डॉट कॉन्टेक्स्ट, और फिर यूज कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट करके इस्तेमाल कर लें। एग्जैक्टली। जावास्क्रिप्ट यूजर प्रोफाइल डॉट जेएस इंपोर्ट्स इंपोर्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम डॉट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन यूजर प्रोफाइल कॉन्स्ट करंट यूजर इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज करंट यूजर। इससे कोड साफ सुथरा रहता है और मैनेज करना आसान हो जाता है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स में। कंपोनेंट्स को ये जानने की जरूरत नहीं कि कॉन्टेक्स्ट कहाँ डिफाइन हुआ है। हाँ, बस इंपोर्ट करो और इस्तेमाल करो। ये सर्कुलर डिपेंडेंसीज जैसी समस्याओं से बचने में भी मदद करता है। सही है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ी ट्रबल शूटिंग की बात करते हैं। एक आम उलझन जो नए सीखने वालों को होती है वो ये कि उन्होंने कॉन्टेक्स्ट बना लिया, कंज्यूम भी कर लिया, पर उसकी वैल्यू अपडेट क्यों नहीं हो रही। हाँ, वो अक्सर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इनिशियल वैल्यू करके सोचते हैं कि यही वैल्यू बदलनी चाहिए। हाँ, ये एक सामान्य गलतफहमी है। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में दी गई डिफॉल्ट वैल्यू स्टैटिक होती है। स्टैटिक, हाँ। वो सिर्फ फॉलबैक के लिए है। कॉन्टेक्स्ट वैल्यू को डायनामिक बनाने और अपडेट करने के लिए आपको अनिवार्य रूप से दो चीजें करनी होंगी। क्या? पहला, कंपोनेंट स्टेट का इस्तेमाल करें, जैसे यूज स्टेट या यूज रिड्यूसर हुक, उस डेटा को होल्ड करने के लिए जो आप शेयर करना चाहते हैं। ओके, स्टेट में डेटा रखा। दूसरा, उस स्टेट वेरिएबल को संबंधित कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के वैल्यू प्रॉप में पास करें। प्रोवाइडर के वैल्यू प्रॉप में? हाँ, जब स्टेट अपडेट होगा, प्रोवाइडर को नई वैल्यू मिलेगी और रिएक्ट उन सभी कंपोनेंट्स को रीरेंडर करेगा जो उस कॉन्टेक्स्ट को यूज कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं। प्रोवाइडर ही डायनामिक अपडेट्स की कुंजी है।
डिफॉल्ट वैल्यू नहीं। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। प्रोवाइडर और स्टेट मिलकर डायनामिक बनाते हैं। बिल्कुल। एक और आम गलती जो हो सकती है वो ये है कि कंपोनेंट यूज कॉन्टेक्स्ट से अनडिफाइंड या डिफॉल्ट वैल्यू पा रहा है, जबकि उम्मीद थी कि प्रोवाइडर से वैल्यू मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? हाँ, इसका सबसे आम कारण ये होता है कि जिस कंपोनेंट में यूज कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल हो रहा है वो कंपोनेंट ट्री में संबंधित प्रोवाइडर के अंदर रैप नहीं किया गया है। मतलब प्रोवाइडर कंपोनेंट ट्री में ऊपर है ही नहीं उस कंज्यूमिंग कंपोनेंट के। हाँ, या कंज्यूमिंग कंपोनेंट प्रोवाइडर के स्कोप से बाहर है। हमेशा सुनिश्चित करें कि कंज्यूमिंग कंपोनेंट प्रोवाइडर कंपोनेंट का डिसेंडेंट हो। रिएक्ट डेव टूल्स इसमें काफी मदद कर सकते हैं, ये विजुअलाइज करने में कि प्रोवाइडर कहाँ है और कौन से कंपोनेंट्स उसके अंदर हैं। अच्छा, डेव टूल से डीबग करना आसान हो जाता है। जी हाँ। ये अच्छे पॉइंट्स हैं ध्यान में रखने के लिए। तो यहाँ तक की चर्चा को अगर हम संक्षेप में समेटें तो मुख्य बातें क्या होंगी? बिल्कुल, तो संक्षेप में मुख्य बातें ये हैं। पहला, रिएक्ट कंटेक्स्ट एपीआई, जिसमें क्रिएट कंटेक्स्ट, प्रोवाइडर और कंटेक्स्ट शामिल हैं, ये प्रॉप ड्रिलिंग की समस्या का एक प्रभावी समाधान है। ठीक है। दूसरा, ये आपको एप्लीकेशन कंपोनेंट ट्री में कहीं भी डेटा शेयर करने की सुविधा देता है, बिना प्रॉप्स को मैन्युअली पास किए। तीसरा, कंटेक्स्ट से मिला कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ एक आइडेंटिफायर है। असली डायनामिक वैल्यू प्रोवाइडर कंपोनेंट के वैल्यू प्रॉप से आती है, जो अक्सर कंपोनेंट स्टेट से जुड़ा होता है। हाँ, स्टेट और प्रोवाइडर। चौथा, कंटेक्स्ट में दी गई डिफॉल्ट वैल्यू सिर्फ एक फॉलबैक है, जो तब इस्तेमाल होती है जब कोई मैचिंग प्रोवाइडर ट्री में ऊपर मौजूद ना हो। और पांचवा, कंटेक्स्ट कंज्यूम करने का रेकमेंडेड तरीका यूज कंटेक्स्ट हुक है। कंटेक्स्ट कंज्यूमर लेगेसी तरीका है, फंक्शनल कंपोनेंट्स में अवॉइड करना चाहिए। और आखिरी, बड़े एप्लीकेशंस में कंटेक्स्ट को अलग फाइल्स में डिफाइन और एक्सपोर्ट करना कोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है। बिल्कुल सही। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये सब जानना किसी के लिए क्यों ज़रूरी है जो रिएक्ट सीख रहा है या उसके साथ बिल्ड कर रहा है। इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है? देखिए, अगर कोई रिएक्ट सीख रहा है या एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई को समझना स्टेट मैनेजमेंट को खासकर कुछ खास तरह के डेटा के लिए काफ़ी आसान बना सकता है। किस तरह का डेटा? ये ग्लोबल स्टेट माने जाने वाले डेटा के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे यूआई थीम, लाइट मोड, डार्क मोड। हाँ, ये आम है। यूजर ऑथेंटिकेशन स्टेटस, यूजर लॉग्ड इन है या नहीं, उसका डेटा। बिल्कुल। यूजर प्रेफरेंसेस, जैसे लैंग्वेज प्रेफरेंस या कोई एप्लीकेशन वाइड सेटिंग्स। इन चीजों को अक्सर एप्लीकेशन के कई हिस्सों में एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है। और कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बिना इन्हें प्रॉप्स के जरिए भेजना बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, बहुत जटिल हो सकता है। ये न केवल कोड को ज्यादा रीडेबल बनाता है, बल्कि मेंटेनेबिलिटी भी इंप्रूव करता है, कंपोनेंट्स ज्यादा सेल्फ कंटेन्ड और रीयूजेबल बन सकते हैं। क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट पर होती है जिसकी उन्हें जरूरत है, न कि इस बात पर कि डेटा पैरेंट से कैसे आ रहा है। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से रिएक्ट डेवलपर के टूलकिट में एक मूल्यवान साधन है। बिल्कुल, ये स्टेट मैनेजमेंट की पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, लेकिन इसी के साथ एक विचारणीय प्रश्न भी उभरता है। क्या? कॉन्टेक्स्ट एपीआई प्रॉप ड्रिलिंग का एक शानदार हल है, पर क्या इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल एक एंटी पैटर्न बन सकता है? हमें यह भी सोचना चाहिए कि परफॉर्मेंस पे इसका क्या असर हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब कहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का इस्तेमाल सही है और कहाँ ये समस्याएं पैदा कर सकता है। देखिए, एक बात समझनी होगी, जब प्रोवाइडर की वैल्यू प्रॉप बदलती है तो उस कॉन्टेक्स्ट को कंज्यूम करने वाले सभी कंपोनेंट्स री-रेंडर होते हैं। सभी? हाँ, जो भी यूज कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट के लिए, भले ही उन्हें उस वैल्यू के सिर्फ एक छोटे से हिस्से की जरूरत हो जो बदला भी ना हो। ओह, अगर कॉन्टेक्स्ट वैल्यू बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट होती है, मान लीजिए हर सेकंड, या कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है जिसमें बहुत सारा डेटा है, तो ये परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स पैदा कर सकता है। अननेसेसरी री-रेंडर्स हो सकते हैं। तो फिर क्या करें? यहां सोचना पड़ता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट को छोटे, ज्यादा फोकस्ड कॉन्टेक्स्ट में बांटना बेहतर है, या शायद react.memo या यूज मेमो जैसे ऑप्टिमाइजेशंस का इस्तेमाल करना जरूरी है। और शायद यहीं पर डेडिकेटेड स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज का रोल आता है, जैसे रीडक्स या ज़ूसडंट। निश्चित रूप से यह हमें इस सवाल पर लाता है कि कब कॉन्टेक्स्ट एपीआई पर्याप्त है और कब रीडक्स, ज़ूसडंट, जोटाई या रिकॉइल जैसी लाइब्रेरीज बेहतर विकल्प हो सकती हैं। उनमें क्या अलग होता है? ये लाइब्रेरीज अक्सर ज्यादा फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल देती हैं कि कौन सा कंपोनेंट कब री-रेंडर हो। वो सेलेक्टर्स जैसी चीजें देती हैं जिससे कंपोनेंट सिर्फ उसी डेटा के अपडेट पर री-रेंडर होता है जिसकी उसे जरूरत है।
वो स्टेट अपडेट्स को बैच करने की सुविधा देती हैं और कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक को मैनेज करने के लिए बेहतर टूल्स, मिडलवेयर सपोर्ट वगैरह प्रदान करती हैं। तो चुनाव कैसे करें? ये एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी, स्टेट अपडेट की फ्रीक्वेंसी, टीम की फेमिलियरिटी, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई बहुत शक्तिशाली है, खासकर ग्लोबल स्टेट के लिए, जो ज्यादातर रीड होता है और इनफ्रीक्वेंटली अपडेट होता है। लेकिन हर स्टेट मैनेजमेंट समस्या का एकमात्र समाधान नहीं है। इसके ट्रेड ऑफ्स को समझना जरूरी है। बिल्कुल। एक बहुत ही गहरा विचार जिसके बारे में सोचना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट एक टूल है और हर टूल की तरह इसे सही काम के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। सही कहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।